Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia Defense YouTube channel. My name is Atul Dhiman, and today in this video, I'll be discussing about most important topics for your CAPF Assistant Commandant Paper 2 April month. Right? So we already have covered the months like January, February and March. अभी जो है ये वीडियो के अंदर मैं अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं और इन टॉपिक्स के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कितने होराइजन्स हैं, कितने लेवल तक हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो चीज़ भी मैं इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूँगा। सो जो भी बच्चा अपने लेवल पे अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, जिस भी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, मेक श्योर कीजिए यू डू ऑल दीज टॉपिक्स सो दैट कि आपका जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो आप कवर अप कर ले अपनी पढ़ाई के दौरान। राइट? सो टाइम ज़्यादा है नहीं, 50 का दिन बचे हुए हैं आपके पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए, मतलब 7 अगस्त का दिन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम भी देखना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा जो हमने पढ़ाया हुआ है उसमें से कितना कंटेंट जो है आता है आपके लिए पेपर में और आप किस तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। राइट? सो आपकी तरफ से भी खूब मेहनत आप कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं टू मेक श्योर कि आप जो भी कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो, उसके क्वालिटी हो, सो दैट वो आगे जाके पूछा भी जाए। राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, या फिर हम लोग टॉपिक्स की बात करें पेपर 2 की, तो क्या है वो देख लेते हैं। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बूस्ट कर देता हूं। ये है सबसे लेटेस्ट रिजल्ट्स ऑफ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का फाइनल रिजल्ट है, जिसमें आपको इतने सारे टॉपर्स जो हैं अभिपीडिया के साथ जुड़े हुए दिखेंगे। इन सभी के हमने टॉपर इंटरेक्शन किए। इनफैक्ट अभी जो है, अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा रिजर्व लिस्ट आई है, ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ की रिजर्व लिस्ट आई है। इसमें भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 2 लोगों के मैंने इंटरव्यू करवा चुका हूं, मैं इंटरेक्शन करवा चुका हूं। उसमें लेटेस्ट है अर्पित कौशिक का। इसी चैनल में आप देखिएगा, व्हाट अ पर्सनालिटी, व्हाट अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, क्या क्या उन्होंने ज़बरदस्त चीज़ें की हुई हैं। और आई एम वेरी श्योर कि वो आगे जाके जब फौज को ज्वाइन करेंगे एज असिस्टेंट कमांडेंट, डेफिनेटली ही विल बी डूइंग अ ग्रेट थिंग। मैं अर्पित की बात कर रहा हूँ और बाकी जितने भी हैं उनके लिए भी मैं यही बोलता हूँ कि दे आर एब्सोल्यूट पीपल, मीन्स दे लिटरली वर्कड हार्ड, और उनको जो चाहिए था, जो डिज़ायर थी, उन्होंने अपने मेहनत से पूरी की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आगे भी आपको इसी तरीके से टॉपर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। Next is this is something that I would like to tell you very properly, because अभी भी बच्चा जो है वो सोच रहा है कि थोड़ी सी मेंटोरशिप मिल जाए, अभी भी डाउट लग रहा है उसके दिमाग में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक कंटेंट बिल्डिंग, एक प्रैक्टिस। कंटेंट हम लोग, हमारे जो फैकल्टी है वो आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है थ्रू वीडियो लेक्चर्स, इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स, जहाँ पे आप खुद कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, और आपको अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो ये कंटेंट आपका बन रहा है और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है इस 60 दिन के कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। आई नो अभी 60 दिन नहीं है, अभी 50 दिन है, लेकिन जो हमने ये जो कोर्स रखा हुआ है, इस कोर्स के अंदर आप जो है अगर आप इस कोर्स को रिलीजियसली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा इंप्रूव कर पाओगे अपने अल्टीमेट डे के लिए। ठीक है, तो यू कैन स्टिल स्कोर 110 प्लस मार्क्स इन पेपर 2 एंड स्टिल possible in these days, whatever the days are left, you can do it, right? So link description में दे रखा है। जो भी डाउट डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है पेपर 2 के कोर्स के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो मैं आपको टॉपिक बताता हूं वो टॉपिक है पुलिसिंग पावर टू सीएपीएफ, राइट, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल भी उठा था, तो हमें प्रॉपरली इसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एंगल से हमें समझना है इस पूरे टॉपिक को। नाउ व्हाट आर सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसमें भी बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होती है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती क्या है। इनको कुछ बच्चे पैरामिलिट्री भी बोल देते हैं, कुछ सीएपीएफ भी बोल देते हैं, कुछ आर्मी नेवी एयरफोर्स भी बोल देते हैं। तो ये गलत हो जाता है। जब तक आपको सीएपीएफ का मतलब नहीं पता, आप आंसर्स भी वैसे ही कंफ्यूजन वाले लिखोगे तो वो फिर मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा व्हाट
अबाउट बीएसएफ, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिगार्डिंग जो है ये पुलिसिंग पावर जो है वो एक्सटेंड की गई है, राइट। सो बीएसएफ की बात हमारी यहाँ पे होगी, इसीलिए हमने बीएसएफ के बारे में जानने की कोशिश की। जुडिशियल एनहांसमेंट ऑफ बीएसएफ अनदर एक और पॉइंट है जो कि हुआ है। उसके अलावा कौन कौन से जुडिशियल लिमिटेशन है अंडर बीएसएफ एक्ट 1968, ठीक है। व्हाट इज इन द लेटेस्ट ऑर्डर, अच्छा लेटेस्ट ऑर्डर क्या निकला है एमएचए के थ्रू, वो हम लोग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा व्हाट इज एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब क्या है, कौन कौन से इशू इसके अंदर इन्वॉल्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जब भी आर्म्ड फोर्सेस स्टेट के अंदर डिप्लॉय की जाती हैं। उसके बाद सैंक्शंस बिहाइंड सच पावर्स, कौन कौन से सैंक्शंस लगते हैं इन पावर्स के पीछे। इसके अलावा व्हाई हैज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द ज्यूरिडिक्शन, क्यों एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ने ज्यूरिडिक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टेट पुलिस ज्यूरिडिक्शन के ऊपर, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ओवर मोर पावर्स टू बीएसएफ, अच्छा पंजाब क्यों मूव कर रही है अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ एमएचए की, हाँ बीएसएफ की पावर्स को एक्सटेंड कर दिया जाए। और पंजाब के साथ और भी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है जो सामने बोल रहा है कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों इस तरीके से ये कुछ स्टेट सामने उठ के आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अल्टीमेटली वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन, राइट। सो क्या कंक्लूजन होना चाहिए वो आप देखिएगा, ठीक है। सो इस एंगल से इन सारे पॉइंट्स को आप अगर क्लियर कर लेंगे, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नाउ ये टॉपिक जो है ये बहुत ही एक लेवल पे वी वुड से दैट इट इज ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट, तो दोनों एंगल से आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसे सीएपीएफ पुलिसिंग पावर हमने देखा, वो मेजरली अगर देखा जाए तो इट इज 90% करंट टॉपिक है, राइट। 10% हमने कुछ स्टैटिक चीजें उसमें पकड़ ली, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 50% स्टैटिक 50% करंट होगा, या 60% स्टैटिक 40% करंट चीजें होंगी। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशनल डेवलपमेंट हुई जो ब्रिटिशर्स लेकर आए हमारे देश के अंदर। उसके अलावा वी हैव टू टॉक अबाउट करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, डेटा फ्रॉम सेंसस 2011। तो सेंसस 2011 के हिसाब से जो स्टेटस है एजुकेशन का वो क्या है भारत देश में, उसके ऊपर डिस्कस करना है। उसके बाद एसर रिपोर्ट, आपको याद होगा नहीं याद होगा पता नहीं, मैं आपको याद करवा देता हूँ कि एसर रिपोर्ट जो है ये काफ़ी हद तक सवाल पूछा जाता है हमारे पेपर 2 के अंदर। एसर रिपोर्ट पहले भी आ रखी है, तो वो एसर रिपोर्ट का लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है वो हमें याद रखना पड़ेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर है, दैट इज पिरामिडल स्ट्रक्चर है जो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड एसडीजी कौन सा है, एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो हमें याद होना पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एजुकेशन, कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस है उसके बारे में हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा प्रोविजंस ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको पता है ना राइट टू एजुकेशन एक्ट, और जब भी राइट टू एजुकेशन एक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग उसको अधूरा छोड़ देंगे, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्यों, क्योंकि जब तक हमने उसका क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ा, सो व्हाट वुड बी द क्रिटिसिज्म ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमने आरटी अधूरा छोड़ दिया उसको पढ़ने से, राइट। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम थ्रू वेरियस पॉलिसीज, ठीक है, कि हमारा जो देश था उसमें पहले तो ब्रिटिशर्स कुछ डेवलपमेंट लाए एजुकेशन के अंदर, उसके बाद जब आज़ादी मिली तो हमने एजुकेशन को जो इवॉल्व किया, इवोल्यूशन हुआ एजुकेशन सिस्टम का, उसमें कौन कौन सी कमिटीज़ का क्या क्या योगदान रहा, किसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। जैसे कल कॉन्फ्रेंस हुई फ्रॉम दी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं पुरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी साहब, और बाकी तीनों सेनाओं के जो हेड थे, रिक्रूटमेंट हेड थे, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि ये जो फौज का जो ये जो तब्दीली हम लोग लेकर आ रहे हैं, रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आ रहे हैं, ये आज से नहीं सोच रहे कि हाँ ये चेंज जो है आज हम लोग कल उठे, कल रात को हमने बनाना शुरू किया और आज आपके सामने पेश कर दिया। ये तो हम लोग 1989 से सोच रहे थे, 1989 से पहली शुरुआत हुई कि हमें इस तरीके से चेंज लाना पड़ेगा।
करगिल वॉर कमेटी हुई, उसने बोला कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सीडीएस की पोजीशन होनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो चेंजेस आते रहे। अब ये जो चेंज है ये हमें लाना ही पड़ता और लाना ही पड़ा क्योंकि ये प्रोग्रेसिव चेंज है। तो उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। वैसे ही एजुकेशन के अंदर सेकंड्स में चेंज नहीं आता, एजुकेशन के अंदर भी इवॉल्व होती हैं चीज़ें, राइट। तो जैसे इवॉल्व हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल राधा कृष्ण कमेटी के थ्रू चीज़ें हुई, उसके बाद कोठारी कमीशन, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट हुई, कस्तूरी रंजन रिपोर्ट थी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के ऊपर, जिसे आगे जाके कस्तूरी रंजन कमेटी जो है रिपोर्ट जो स्कूल एजुकेशन पे हुई, उसको बेसिकली आगे जाके इसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसी ड्राफ्ट को पास किया गया और आगे जाके वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, एनईपी बनी। ठीक है, हमने देखो, आपने एनईपी के बारे में विजन पाथवे भी पढ़ने, इसके क्या क्या प्रोविजन है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्या क्या क्रिटिसिज्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट वुड बी द कंक्लूजन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके काम की हैं। आपको इस तरीके से ये हमने मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये हमने अपने कोर्स के अंदर 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कराया था। लगभग 2.25 घंटे का ये पूरा लेक्चर था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर अप की थी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तो ये इशू अब दोबारा से उजागर हो चुका है और वैसे भी आपको पता है ये ब्रेन ड्रेन का जो इशू है ये सालों साल से चलते आ रहा है, राइट। हाँ, तो इसमें रीसेंट रिपोर्ट आई है ब्रेन ड्रेन के रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमारा जो यंग ब्रेन है वो कैसे बाहर भाग रहा है, यूरोप में भाग रहा है, अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भाग रहे हैं, अरब कंट्रीज़ में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्यों जा रहे हैं, तो रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ें बोली गई। ब्रेन ड्रेन होता क्या है उसके ऊपर हमने चर्चा करनी है। की फैक्ट्स टू हाईलाइट द ब्रेन ड्रेन, क्या क्या फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, ब्रेन ड्रेन के ऊपर। ब्रेन गेन एंड रिवर्स ब्रेन ड्रेन क्या होता है ये हमें जानना है। what are the push factors for the brain drain, what are the pull factors for the brain drain, effects of brain drain क्या है, what are the effects of brain drain उसके ऊपर देखना पड़ेगा। and what are the initiatives taken to prevent the brain drain। अगर हमें दिख रहा है कि brain drain हो रहा है तो इनिशिएटिव क्या लिया गया है ना। इनिशिएटिव, व्हाट आर द इनिशिएटिव दैट हैड बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास्ट, है ना। तो वो भी हमें याद रखना पड़ेगा, वो भी हमें समझना पड़ेगा। एंड व्हाट वुड बी द रोड अहेड या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस चीज़ का, राइट। समझ आ गया, क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। तो ये ब्रेन ड्रेन वाला भी इशू है जो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके ऊपर डोंट एक्सपेक्ट कि यार कोई ऐसे वैसे आएगा, सीधा ऐसे ही आ जाएगा, नहीं। इसके ऊपर एक्सपेक्ट कीजिए रिपोर्ट आ सकती है, यू कैन एक्सपेक्ट रिपोर्ट फ्रॉम ऑन दिस, ठीक है। या फिर रिपोर्ट आ सकती है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ पूछा नहीं जा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। तो डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया के ऊपर हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे, ठीक है। जैसे कि वाई दिस टॉपिक, क्यों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आज के टाइम पे। डिफेंस हमारे देश का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डिफेंस जो है। इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस की, वाई स्पेस वेपनाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर ही एक टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, दैट इज वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, राइट। स्पेस वेपनाइजेशन, हम लोग स्पेस के अंदर बहुत सारे वेपन हमने इकट्ठे करके रखना शुरू कर दिया है, ठीक है। और रादर देन डूइंग द ट्रेडिशनल वॉरफेयर, कन्वेंशनल वॉरफेयर, ज़मीनी युद्ध करने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस से सीधा अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है स्पेस वेपनाइजेशन क्यों हो रही है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड व्हाई द स्पेस वेपनाइजेशन टेकिंग प्लेस। उसके अलावा व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेस वेपनाइजेशन, इम्प्लीकेशन क्या है, इससे एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया इन द रेस ऑफ स्पेस पावर, इंडिया जो है रेस में है स्पेस पावर में, मतलब कि क्या हम भी जैसे न्यूक्लियर पावर की रेस चल रही थी, न्यूक्लियर पावर कौन बनना चाहता है कंट्री, तो फटाफट जो कंट्रीज थी, थोड़ी एडवांस कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, अपना टेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया उस रेस में पीछे हो गया और आज तक भी वो न्यूक्लियर
पावर कंट्रीज के अंदर जो है मतलब जो उनकी ग्रुपिंग है उनके अंदर वो उसका नाम नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही स्पेस पावर के अंदर इंडिया जो है उस होड़ में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? यस, लगा हुआ है। तो इंडिया इस वाले फ्रंट के अंदर, स्पेस पावर के अंदर जो है अपने आप को प्रूव कर सकता है, ठीक है। इस फ्रंट के अंदर जो स्पेस फ्रंट है इसमें अपने आप को प्रूव कर सकता है और अपने बहुत बेनिफिट भी उठा सकता है। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है स्पेस पावर बनना, ठीक है। इज इंडिया गेटिंग इनटू आर्म रेस इन आउटर स्पेस एट द फास्टर पेस, कि इंडिया जो है ये जो आर्म रेस जो चल रही है, हथियारों की होड़ चल रही है स्पेस के अंदर, क्या इस स्पेस के अंदर हम लोग ये जो हथियारों की होड़ पकड़ के बैठे हुए हैं ये फास्टर पेस में है कि नहीं है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, क्या क्या ग्लोबल फ्रेमवर्क है टू प्रिवेंट द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे क्या फ्रेमवर्क तैयार होके रखा हुआ है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के लिए। एंड पोटेंशियल क्या है इंडिया का आउटर स्पेस डेस्टिनी, ठीक है। पोटेंशियल फॉर इंडियाज आउटर स्पेस डेस्टिनी एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड। तो ये हम लोग डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेस वेपनाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। अभी इसके अलावा एक और टॉपिक है जो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ये मतलब एक चलता हुआ टॉपिक है कोविड टाइम से ही, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर आपसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। दे कैन आस्क यू मेजरली आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन इस यहां से पूछा जा सकता है, दैट वुड बी लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोकल रिजर्वेशन है उसके ऊपर बात चल रही है। सो लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, पॉइंट नंबर 1, इसमें आप बोलोगे आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर, ठीक है। सॉरी, आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लोकल रिजर्वेशन, ठीक है। तो आप इसको फेवर में करते हैं कि हाँ लोकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा देखने पे आपको दिखेगा कि हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के अंदर, ठीक है। तो यूथ जो है, नौजवान हरियाणा का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार है, ठीक है। तो उसको रोज़गार देने के लिए, उसको रोज़गार उसको एम्प्लॉयड होने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इधर ही एम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है, अगर उसको रिजर्वेशन मिल जाती है। और भी इसके बहुत सारे पॉइंट है इन सपोर्ट में, अगेंस्ट में इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, ये हमने करवा रखा है टॉपिक, आप ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द इशू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर द सन ऑफ सॉइल्स। सन ऑफ सॉइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है सन ऑफ सॉइल से रिलेटेड, एंड व्हाई डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। सो डोमिसाइल के बेसिस पे संविधान क्यों प्रोहिबिट करता है रिजर्वेशन, ठीक है। और आगे क्या कंक्लूजन हो सकता है वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लोकल रिजर्वेशन डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज साइबर क्राइम इन इंडिया। साइबर क्राइम इन इंडिया के ऊपर जो है हमारा सवाल क्या बन सकता है या किस किस होराइजन के अंदर हमें इसको पढ़ना पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो ये है कि साइबर क्राइम इन इंडिया क्या होता है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटस क्या है साइबर क्राइम का इंडिया के अंदर, विश्व के अंदर स्टेटस क्या है साइबर क्राइम का। अब देखिए उसके बाद प्रेजेंट साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन इंडिया। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोन है साइबर अटैक से, तो क्या हमारा जो प्रेजेंट साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो सफिशिएंट है? नहीं, सिंपल आंसर इज नो, वी आर स्टिल नॉट सफिशिएंट in the as far as the architecture is concerned, as far as the cyber security surveillance system is concerned, ठीक है। अदर इनिशिएटिव टू कॉम्बैट द साइबर क्राइम वो बात करनी पड़ेगी। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइबर क्राइम, क्यों ये साइबर क्राइम आजकल में होते जा रहे हैं इतने लेवल पे, वाई देर इज नीड टू एनहांस द साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ज़रूरत क्या है। जब मैंने बोल दिया कि हाँ साइबर क्राइम से हमारा देश बहुत ज़्यादा प्रोन है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है, तो आर्किटेक्चर बढ़ाइए, मतलब सिस्टम, सर्विलियंस सिस्टम ठीक होना चाहिए। सर्विलियंस सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत इसीलिए क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। साइबर क्राइम या साइबर अटैक से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड, राइट। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और टॉपिक है इंडियाज रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है।
नेक्स्ट, ये दो रिपोर्ट राइटिंग है कि किस तरीके से, पहली रिपोर्ट तो है कि हाउ आर मीडिया हैबिट्स फीड पॉलिटिकल बायस, ठीक है, कि किस तरीके से हम जो मीडिया का सोर्स इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए, वो किस तरीके से हमारा जो है एक पॉलिटिकल टिल्ट कर देता है, क्या हमें इस तरफ जाना है या हमें बीजेपी के फैन बनना है या कांग्रेस के फैन बनना है या हमें बीच में खड़े रहना है या हमें किस तरीके से अपना पॉलिटिकल व्यू पॉइंट रखना है। तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा सोर्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट के अंदर, मतलब ये बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर छपी थी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग जो फॉलो करते हैं न्यूज़ को, ठीक है, वो जो लोग होते हैं वो लोग बीजेपी को ज़्यादा फेवर करते हैं। वो लोग किसको फेवर करते हैं? बीजेपी को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो मतलब जो आपका सोर्स है वो सोर्स डिपेंड करता है, सोर्स डिसाइड करता है कि आप कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। किस तरीके से ये जो मीडिया की हैबिट्स हैं हमारी, ठीक है, वो हमारे पॉलिटिकल बायसनेस को वो करता है, इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हमारा है डेटा कॉलोनिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा को आप एक जगह, जैसे आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स के टाइम पे या यूरोपियन पावर्स जब आई थी तो उन्होंने विश्व के अंदर अपनी कॉलोनीज बना ली थी, ठीक है। तो आज के टाइम पे कोई यूरोपियन पावर या कोई पावर एक दूसरी जगह अटैक करके उसको कॉलोनी नहीं बना रही है, आजकल डेटा कॉलोनी बन रही है, ठीक है। जहां पे जिस कंट्री क्या कर रही है, जैसे यूएस है, यूएस में सबसे बड़े बड़े यूएस रूल कर रहा है वर्ल्ड में। कैसे? उसका गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉट जो बड़ी बड़ी ट्विटर, वॉट इट इज, ठीक है। तो उन अमेजोन, तो वहाँ जो दूसरी कंट्री है उन नागरिकों को वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वो डेटा जो है वो डेटा जिस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने हेडक्वार्टर में उसको स्टोर कर रही है, राइट। वो स्टोर कर उस जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे स्टोरेज ऑफ डेटा नहीं हो रहा, जो डेटा स्टोर हो रहा है वो उसका स्टोर हो रहा है जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस के अंदर, ठीक है। तो इस डेटा कॉलोनियलिज्म के ऊपर जो है कुछ रिपोर्ट आई थी, आप इसको जरूर पढ़िएगा, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत अच्छे से इसके बारे में चीजें बताई गई है, तो ये जरूर आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड हमने इस तरीके से कवर अप किया है अपना, और जो भी डाउट दिक्कत आती है अभी भी यू हैव टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर योर पेपर 2। तो अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप कॉल करके, बात करके, मैसेज करके आप चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।